Hello students, how are you? This is Gyanchand Sharma and you are learning English with Gyanchand Sharma. और इस सेशन में हम फिर से फिक्स्ड प्रपोजिशन या प्रपोजिशन की जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ी थी, आज हम सेकंड एक्सरसाइज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो इस तरह से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने कहा कि दो सी इज वेरी मच इंटरेस्टेड, तो देखिए इंटरेस्टेड के बाद इन प्रपोजिशन आता है। इंटरेस्टेड के बाद इन प्रपोजिशन आता है। इंटरेस्टेड इनका मतलब रुचिकर। ठीक है, देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इंटरेस्टेड लिख सकते हैं आप, और इसी के लिए आप दूसरा वर्ड यूज करना चाहेंगे तो डिजायरस, और डिजायरस आएगा तो आप ऑफ प्रपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, इसी से रिलेटेड वर्ड आप लिख सकते हैं कीन, लेकिन कीन लिखेंगे तो आपको किस प्रपोजिशन का यूज करना है? ऑन प्रपोजिशन का यूज करना है। और यदि हम विलिंग का यूज करेंगे, विलिंग का मतलब एक तरह से इंटरेस्टेड या इच्छुक, तो हमें किसका यूज करना है? टू प्रपोजिशन का। किसका? टू प्रपोजिशन का। जैसे इंटरेस्टेड इन, डिजायरस ऑफ, कीन, ऑन, विलिंग टू। मैं एक सेंटेंस से क्लियर करता हूं आपको। मैंने कहा कि मैं उपन्यास पढ़ने का इच्छुक हूं, या मेरी उपन्यास पढ़ने में रुचि है। तो देखिए मैं काफ़ी तरीके से इंग्लिश इसकी बना सकता हूँ। जैसे मैंने कहा कि आई एम और फिर आई एम। चार तरीके से हम इंग्लिश बनाएंगे। मैंने कहा आई एम इंटरेस्टेड, और इंटरेस्टेड के बाद इन प्रपोजिशन लिखना है। मैंने कहा आई एम डिजायरस, तो डिजायरस के बाद मुझे कौन से प्रपोजिशन का यूज करना है? ऑफ का। और मैंने कहा कि आई एम कीन ऑन, तो कीन के बाद मुझे क्या यूज करना है? ऑन। और आई एम विलिंग के बाद मुझे क्या यूज करना है? टू प्रपोजिशन। अब इंग्लिश का ये नियम होता है कि टू प्रपोजिशन को छोड़ करके जितने भी प्रपोजिशंस होते हैं सभी के बाद जीरेंड वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फैन नहीं चल रहा है? तो देखो आई एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग नॉवेल्स। मैंने कहा आई एम डिजायरस ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। आई एम कीन ऑन रीडिंग नॉवेल्स। यानी टू के बाद केवल फर्स्ट फॉर्म आती है, बाकी की रिमेनिंग जो प्रपोजिशंस होते हैं उनके बाद हम फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करके आईएनजी वाली वर्ब का यूज करते हैं। तो आई एम विलिंग, मैं इच्छुक हूं क्या? टू रीड नॉवेल्स। तो इंटरेस्टेड के बाद इन आता है, डिजायरस के बाद ऑफ आता है, कीन के बाद ऑन प्रपोजिशन, और विलिंग के बाद टू प्रपोजिशन का यूज करना है। तो कह रहा है कि दो, यद्यपि सी इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, यद्यपि वह गाने में बहुत ज़्यादा क्या है? रुचिकर है, इंटरेस्टेड है। फिर भी सी इज नॉट गुड एट इट, फिर भी वह इसमें क्या है? निपुण नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है। तो समझेंगे आप ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ ऑन आ रहा है शुरू में, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। यहाँ पर क्या आ रहा है? इन, और आपको पता है गुड के बाद क्या आता है? एट प्रपोजिशन। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? इनका, और यहाँ पर किसका यूज करेंगे? एट प्रपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए कैन यू टेल द डिफरेंस। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक वर्ड होता है डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब होता है फ्रॉम। ठीक है, डिफरेंट का मतलब होता है अलग,
पृथक या भिन्न, और डिफरेंट के बाद हम किसका यूज करते हैं? फ्रॉम प्रपोजिशन का। एक वर्ड होता है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। इनडिफरेंट के बाद टू प्रपोजिशन आता है और इसका अर्थ हो जाता है अपने उदासीन। असंवेदनशील यानी इनसेंसिटिव, या केयरलेस। बाद की बातें हैं। एक अपने होता है डिफरेंस, और डिफरेंस के बाद आता है प्रपोजिशन बिटवीन, और डिफरेंस का अर्थ होता है अंतर। क्या होता है? अंतर। अब चूंकि कैन यू टेल द डिफरेंस, तो डिफरेंस दिया हुआ है, तो डिफरेंस के बाद हमें किसका यूज करना है? बिटवीन का। यदि ये डिफरेंट होता तो हम किसका यूज करते? फ्रॉम का। यदि ये इनडिफरेंट होता तो हम किसका यूज करते? टू का। और चूंकि डिफरेंस दिया हुआ है तो डिफरेंस के बाद कौन सा प्रपोजिशन का यूज होता है? बिटवीन का। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। यहाँ ध्यान देंगे, आई एम नॉट वेरी गुड एट रिपेयरिंग थिंग्स। अब आपको पता है कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि गुड के बाद एट प्रपोजिशन आता है। गुड एट का मतलब होशियार, निपुण, बुद्धिमान। तो यहाँ पर हम गुड के बाद एट प्रपोजिशन का यूज करेंगे। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखेंगे 4th नंबर पे, जैन इज एनॉयड। देखिए, नाराज के लिए एंग्री होता है, ठीक है। नाराज के लिए फ्यूरियस होता है। नाराज के लिए मिफ्ड होता है, MIFFED। मिफ्ड मीन्स भी नाराज। एनॉयड, नाराज। इर्क्ड, नाराज। वैक्स्ड, फ्राउंड, वही नाराज। अब क्या होता है कि अगर कोई वस्तु से नाराज है तो एट, व्यक्ति से नाराज है तो विद, एट, विद, एट, विद, एट, विद, अगर हम व्यक्ति से नाराज हैं तो विद आएगा, अन्यथा हम किसका यूज करेंगे? एट का। हम यहाँ पर एंग्री यूज कर सकते हैं, फ्यूरियस, मिफ्ड, एनॉइड, इर्क्ड, वैक्स्ड, फ्राउंड। फ्राउंड का मतलब भी क्या होता है? नाराज। और भी बहुत सारे वर्ड हैं। इंडिग्नेंट होता है, लेकिन इंडिग्नेंट के बाद आपको एट यूज करना है। इंडिग्नेंट, बेहद गुस्सा होना, ठीक है। एग्जैस्पेरेटेड होता है, गुस्से के लिए। इन्फ्यूरिएटेड होता है, गुस्सा आग बबूला के लिए। और रेज्ड होता है, ये सब गुस्से के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं। अब यदि कोई, अब मैंने कहा जैन इज एनॉयड, जैन नाराज है। अब जैन किससे नाराज है? मुझसे। अब मैं क्या हुआ? व्यक्ति, तो किसका यूज करना है हमें? विद का। अगर ये होता कि जैन इज एनॉयड, जैन नाराज है, माई बिहेवियर, मेरे व्यवहार से नाराज है। अब चूंकि यहां पर जैन किससे नाराज है? मुझसे नाराज नहीं है, बल्कि मेरे किससे है? व्यवहार से। तो यहां पर किसका यूज करेंगे हम? एट का। लेकिन यहां जैन किससे नाराज है? मुझसे। और मैं क्या हुआ? व्यक्ति। अब कोई व्यक्ति से नाराज हो तो हम एनॉयड, मिफ्ड, इर्क्ड, सभी के बाद कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे? विद का। नेक्स्ट,
आई एम नॉट एंग्री यू पॉल, पॉल में तुमसे, तो पॉल कौन हुआ? व्यक्ति हुआ। तो व्यक्ति से नाराज होंगे तो हम किसका यूज करेंगे? विद प्रपोजिशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूथ, युवाओं को ईश्वर में विश्वास करना चाहिए। तो बिलीव, बिलीव के बाद क्या आता है? प्रपोजिशन इन, विश्वास करना। ट्रस्ट, कौन सा प्रपोजिशन आता है? इन। हैव, फेथ इन, विश्वास रखना। हैव ट्रस्ट इन, विश्वास रखना। हैव कन्विक्शन, कन्विक्शन मीन्स भी क्या होता है? विश्वास। ठीक है, तो बिलीव, ट्रस्ट, इन सभी के बाद हमें कौन सा प्रपोजिशन का यूज करना है? इन प्रपोजिशन का। तो मैंने कहा द यूथ शुड बिलीव इन गॉड, युवाओं को ईश्वर में विश्वास करना चाहिए। बिलीव इन, ट्रस्ट इन, हैव फेथ इन, हैव ट्रस्ट इन, हैव कन्विक्शन इन। नेक्स्ट, यहां ध्यान देंगे, पहले तो एक वर्ड होता है गैस। गैस मीन्स होता है अनुमान लगाना, एस्टिमेट करना। ठीक है, इवेल्युएट करना। असेस, असेस का मतलब भी आंकना, इसी को हम बोलते हैं अप्रेज। यानी टू जज द क्वालिटी ऑफ, टू जज आकलन करना, इवेल्युएट करना, असेस करना, एस्टिमेट करना। तो गैस के बाद फिक्स प्रपोजिशन होता है गैस एट, अनुमान लगाना। जैसे गुड के बाद भी क्या आता है? गुड एट। इसी तरह से गैस के बाद हमें फिक्स्ड प्रपोजिशन का यूज करना है। फिक्स्ड का मतलब है कि अगर आपके याद नहीं है तो आप इनको सही नहीं कर सकते। तो गैस एट का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना। तो द एग्जामिनी कुड गैस द आंसर करेक्टली, परीक्षक सभी प्रश्नों का सही तरह से अनुमान लगा सकते थे। नेक्स्ट नंबर पे, ही इज बीइंग एक्यूज्ड। अब यदि किसी को दोषी ठहराया जाता है तो एक्यूज के बाद ऑफ प्रपोजिशन आता है। ये भी फिक्स्ड प्रपोजिशन है, एक्यूज ऑफ, दोषी ठहराना। एक्यूज ऑफ का मतलब दोषी ठहराना, यानी किसी को कन्विक्ट करना। ठीक है, इम्पीच करना, इम्पीच का मतलब भी दोषी ठहराना। इंडाइट, इंडाइट मीन्स भी क्या होता है? दोषी ठहराना। तो एक्यूज के बाद ऑफ प्रपोजिशन आता है तो उसे चोरी का दोषी ठहराया जा रहा है। ही इज बीइंग एक्यूज्ड, बीइंग एक्यूज्ड पैसिव वॉइस का वाक्य है कि उसे किसका दोषी ठहराया जा रहा है? चोरी का। तो हमें एक्यूज के बाद ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग करना है क्योंकि ये फिक्स्ड होता है, एक्यूज ऑफ, दोषी ठहराना। नेक्स्ट नंबर पे वेट। देखिए, वेट के बाद फॉर आता है, इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। और अवेट के बाद फॉर प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि अवेट में पहले से ही ऑफ कंसील्ड होता है, हिडन होता है। तो आप ध्यान रखिए कि वेट के बाद तो आपको हमेशा किसका यूज करना है? फॉर का, जबकि अवेट के बाद कभी भी फॉर का यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अवेट में पहले से ही ऑफ क्या होता है, फॉर क्या होता है? कंसील्ड होता है। कंसील्ड का मतलब छिपा हुआ होता है, हिडन होता है। सो नेवर यूज फॉर आफ्टर अवेट। ठीक है, तो आई हैव बीन वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग फॉर, मैं इंतजार कर रहा हूँ।
नेक्स्ट, एक्विट। एक्विट का मतलब होता है रिहा करना, रिहा करना, ठीक है, बरी करना। जिस तरह से हम कन्विक्ट के बाद, कन्विक्ट मीन्स दोषी ठहराना होता है, कौन सा प्रपोजिशन यूज करते हैं? ऑफ। एक्यूज का अर्थ क्या होता है? दोषी ठहराना, और कौन सा प्रपोजिशन यूज करते हैं? ऑफ। उसी तरह से इसका एंटोनिम्स हो जाता है एक्विट, और एक्विट के बाद भी कौन सा प्रपोजिशन यूज होता है? ऑफ। एक्विट ऑफ का मतलब रिहा करना। तो समझ गए होंगे आप कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि द जज, न्यायाधीश ने एक्विटेड, बरी कर दिया, द प्रिजनर, कैदी को, किसके आरोप से? हत्या के आरोप से बरी कर दिया। तो एक्विटेड के बाद कौन सा प्रपोजिशन यूज करना है हमें? ऑफ प्रपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट, आई शैल टेक, आई शैल टेक रिवेंज यू, मैं तुमसे बदला लूंगा। तो देखिए दो वर्ड होते हैं, अवेंज, बदला लेना। अवेंज के बाद आपको फिक्स्ड प्रपोजिशन है, किसका यूज करना है? ऑन का। चूंकि रिवेंज नाउन होती है इसलिए इससे पहले हम किसका यूज करते हैं? टेक का। टेक रिवेंज, बदला लेना, और रिवेंज अवेंज दोनों के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है? ऑन। कौन से प्रपोजिशन का यूज करना है आपको? ऑन प्रपोजिशन का। तो मैंने कहा आई शैल टेक रिवेंज ऑन यू, मैं तुमसे बदला लूंगा। आई शैल टेक रिवेंज ऑन यू। नेक्स्ट, इन द फियर्स अटैक, इन द फियर्स अटैक, फियर्स का मतलब होता है भयंकर या क्रूर हमले में। द एनिमीज वर कंप्लीटली, जो शत्रु थे, दुश्मन थे, उनको कंप्लीटली वाइप्ड आउट, वाइप आउट, समूल नष्ट कर दिया गया। तो ये फिक्स होता है, अगर कहीं भी वाइप आ जाए, आपको कुछ याद नहीं रखना, वाइप आउट, वाइप आउट, इसका मतलब होता है annihilate, annihilate, obliterate, efface, यानी मैं ये कह सकता हूं टू डेस्ट्रॉय कंप्लीटली, पूरी तरह से तबाह कर देना, नष्ट कर देना। तो उस क्रूर हमले में या भयंकर हमले में शत्रु थे वो पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए, तबाह कर दिए गए। तो वाइप के बाद आपको हमेशा आउट का यूज करना है, वाइप आउट। नेक्स्ट, ट्रू हैप्पीनेस कंसिस्ट्स गिविंग प्लेजर्स टू अदर, वैसे फ्रेजल वर्ब में आता है वाइप आउट। ट्रू हैप्पीनेस कंसिस्ट्स, तो देखिए दो वर्ड होते हैं, कंसिस्ट मीन्स भी रखना होता है, कंसिस्ट के बाद हमेशा ऑफ का यूज होता है, और कंप्राइज का मतलब भी क्या होता है? रखना होता है। लेकिन कंप्राइज में ऑफ पहले से ही कंसील्ड होता है, इसलिए हमें कंप्राइज के बाद कभी भी ऑफ का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो कंसिस्ट के बाद हमेशा किसका यूज करेंगे? ऑफ का, जबकि कंप्राइज के बाद हम ऑफ का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कंसिस्ट दिया हुआ है तो किसका यूज करेंगे? ऑफ का। ये भी फिक्स्ड प्रपोजिशन है। नेक्स्ट, इसमें होता है एड द पेज, एड द पेज 15, एड द पेज 16, एड द पेज 60, पेज 60 पर देखें तो फिक्स है, तो एड द पेज 35। ओपन योर बुक्स, अपनी पुस्तकें खोलिए, कौन से पेज पर? 35 पेज पर। नेक्स्ट,
रवि इज मैरिड। देखो इस वर्ब के बारे में आपको अच्छे से समझना है। मैरी एक वर्ब होती है जिसका मीन होता है शादी करना, MARRY, शादी करना। सेकंड फॉर्म हो गई मैरिड, और थर्ड फॉर्म भी हमने क्या यूज कर दी, मैरिड। अब आपको एक बात समझनी होगी कि मैरिड के बाद हम प्रेपोजिशन का प्रयोग तभी करते हैं जब इस वर्ब का यूज किस में किया जाता है, पैसिव वॉइस में। अभी मैंने लिखा राम ने सीता से शादी कर ली। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस हो गया कि राम ने किससे शादी कर ली, सीता से। अब मैंने इंग्लिश बना दी राम मैरिड विद सीता, तो ये गलत हो गया। कारण क्या है कि मैरी वर्ब जो होती है उसके बाद हम एक्टिव वॉइस में प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। अभी एक्टिव वॉइस का वाक्य राम ने मैरिड मीन शादी कर ली किससे, सीता से। आपको कैसे इंग्लिश बनानी है, राम मैरिड, मैं पैसिव वॉइस में पढ़ाऊंगा आपको बहुत अच्छे से, राम मैरिड सीता, ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा इसका, देखिए सीता ऑब्जेक्ट है तो मैंने सीता लिख दिया। सेकंड फॉर्म है तो इस पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस किस में बनता है, वाज वर्ब में। सीता वॉज मैरिड, सीता की शादी कर दी गई। सीता वॉज मैरिड टू राम। तो हमने देखा कि मैरिड के बाद प्रपोजिशन विद नहीं लगता बल्कि टू लगता है, और वो भी तब लगता है जब इसका यूज पैसिव वॉइस में किया जाता है। ठीक है, मोर डिटेल के लिए आप पैसिव वॉइस में अच्छे से जान पाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा रवि इज मैरिड, रवि की शादी कर दी जाती है, रवि की शादी कर दी जाती है मेरे एक कजन के साथ। तो यहाँ पर के साथ की अंग्रेजी किससे बनाएंगे हम, टू से, क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी किस में दिया हुआ है, पैसिव वॉइस में। और मैरिड के बाद हम टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं, न कि विद का, और वह भी तभी जब इस वर्ब का यूज किस में किया गया है, पैसिव वॉइस में, जब इस वर्ब का हम यूज करते हैं। तो रवि इज मैरिड, तो मैरिड के बाद हमने टू प्रपोजिशन लिख दिया। नेक्स्ट नंबर पे देखो एक नोट है, यदि निम्नांकित वर्ब्स के साथ रुपी, रुपीज, RS दिया हुआ हो, यदि निम्नांकित वर्ब्स के साथ रुपी, रुपीज, RS दिया हुआ हो, तो हम इन वर्ब्स के साथ फॉर प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो हम इन वर्ब्स के साथ फॉर प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो पहले वर्ब देख ले कौन कौन सी हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड फॉर्म। सेल, सोल्ड, सोल्ड, बाई, बॉट, बॉट, पे, पेड, पेड, भुगतान करना, परचेज, खरीदना, परचेज्ड और परचेज। ये वर्ब आपको याद रखनी है, सेल है, बाय वर्ब है, पे है, परचेज। इनके साथ यदि रुपी या रुपी शब्द दिया हुआ है या, तो हमें किसका यूज करना है, फॉर का। जैसे मैंने 10 रुपये दिए, 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 10
20 रुपये में यह पुस्तक खरीदी। मैंने 20 रुपये में यह पुस्तक खरीदी। अब मैंने कहा कि आई बॉट, मैंने खरीदा। दिस मीन्स इस बुक मीन्स पुस्तक को कितने रुपए में? 20 रुपीज। अब देखो, एक तो यहाँ पर रुपीज शब्द दिया हुआ है, ठीक है, और एक यहाँ पर बाई वर्ब दे रखी है। तो आपको यहाँ ये नहीं है कि मैं देख करके इन लिख दिया, आपको यहाँ पर किसका यूज करना है? फॉर प्रेपोजिशन का। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी के एग्जाम बहुत ज़्यादा आता है। ऐसे ही मैंने कहा कि ही, उसने, बॉट खरीदा या खरीदी, अ वॉच, उसने एक घड़ी खरीदी। कौन सी वर्ब दी हुई है? बाई। और यहाँ पर रुपीज शब्द दिया हुआ है, तो किसका यूज करेंगे हम? फॉर प्रेपोजिशन। और देखिए, आई पे I sell this pen 10 रुपीज। मैं इस पेन को कितने रुपए में बेचता हूँ? 10 रुपये में। कौन सी वर्ब दी हुई है? सेल। क्या दिया हुआ है? रुपीज। तो हमें यहाँ पर किसका यूज करना है? फॉर प्रेपोजिशन। इसका फॉर प्रेपोजिशन। नेक्स्ट, मैंने आपको बता ही दिया था कि डिफरेंट के बाद फ्रॉम का यूज किया जाता है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में तो डिफरेंट के बाद फ्रॉम यूज होता है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में डिफरेंट के बाद देन यूज होता है। और यदि आपने डिफरेंट के बाद देन लिख दिया, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो मैंने कहा कि माई आंसर इज डिफरेंट, मेरा जो उत्तर है वो कनिकाज यानी कनिका के उत्तर से अलग है। तो डिफरेंट के बाद हमेशा क्या यूज होता है? फ्रॉम। यदि हम अमेरिकन इंग्लिश में पढ़ते हैं तो डिफरेंट के बाद हम किसका यूज करते हैं? देन का। लेकिन यदि हम डिफरेंट देन लिखते हैं तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि माई वॉच, मेरी घड़ी, इज, है, डिफरेंट, मेरी घड़ी अलग है, पृथक है, भिन्न है, देन योर्स, तुम्हारी वाली घड़ी से। It's a complete sentence in itself consisting at least 4 parts, and if you find no cause of error then you are to answer D. तो find out the given error, तो जो एरर दी गई है उसका आपको पता लगाना है। तो देखिए, माई वॉच, मेरी घड़ी, इज मीन्स है, डिफरेंट मीन्स अलग है, पृथक है, लेकिन डिफरेंट के बाद देन का यूज नहीं होता है, ठीक है। डिफरेंट के बाद किसका यूज करना है आपको? फ्रॉम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल मैंने आपको बता ही दिया था कि अवेल का मतलब होता है फायदा उठाना, और अवेल के बाद हम किसका यूज करते हैं? ऑफ प्रेपोजिशन का। ट्राई टू अवेल योर सेल्फ, ठीक है, अपने आप को अवेल, फायदा उठाने का प्रयास करिए, जो भी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे रास्ते में आती है। तो अवेल के बाद हम किसका यूज करेंगे? ऑफ। अवेल ऑफ का मतलब है एक तरह से टेक एडवांटेज, टेक एडवांटेज या लेवरेज या रीप एनी अपॉर्चुनिटी, किसी भी मौके का फायदा उठाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मजिस्ट्रेट एक्विटेड हिम। अभी एक्विटेड पढ़ा ही दिया था कि एक्विट के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है? ऑफ, बरी करना, एक्विटेड, ऑफ, बरी करना या रिहा करना। क्वेश्चन 20,
देखिए, ब्लाइंड मीन्स होता है अंधा। ब्लाइंड के अगर कोई रियलिटी में अंधा है, हकीकत में अंधा है, तो ब्लाइंड के बाद ऑफ आता है। लेकिन एक व्यक्ति अंधा न होकर के जानबूझ करके कोई चीज़ के प्रति अनभिज्ञता शो करे, इग्नोरेंस शो करे, ठीक है, या इग्नोरेंट बने, अनभिज्ञ बने, क्या बने, इग्नोरेंट, अनभिज्ञ, तो हम ब्लाइंड के बाद टू प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब एक तो मैं कहूँ कि गीता इज ब्लाइंड वन आई, गीता एक आंख से कानी है, तो ये तो गीता हकीकत में ही क्या है, कानी है, यानी अंधी है, ब्लाइंड ऑफ है। लेकिन मैं कहता हूं कि पेरेंट्स आर ऑफन, माता पिता अक्सर अपने बच्चों की गलतियों के प्रति क्या होते हैं, अंधे होते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि माता पिता अपनी आंखों से अंधे हैं। इट मीन्स ये हुआ कि पेरेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर अपने बच्चों की गलतियों के प्रति क्या है, अनभिज्ञ होते हैं, यानी जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ब्लाइंड के बाद हमें किसका यूज करना है, टू प्रपोजिशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, उसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। अगेन थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद ज्ञानचंद शर्मा।